हमें कल पढ़ा था फेराडे लॉ। मैंने कल बोला था कि फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में दोबारा करा दूंगा। व्हाट इज फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस? मींस ये मेथड हम किसी भी मेटल को प्यूरिफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं। कोई भी हमारे पास मेटल है, इम्प्योर है, उसको प्यूरिफाई करने के लिए मैं कौन सा मेथड यूज कर सकता हूँ? फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसके अंदर होता क्या है, देखो, ये आपका एक कंटेनर है, इसमें मान लो आपने एक रोड ले ली है, ठीक है, और ये आपने दूसरी रोड ले ली। ये आपकी इम्प्योर रोड है, इम्प्योर, और ये आपकी प्योर है। आपने कॉपर सल्फेट का ही सॉल्यूशन लिया है। आपने किसका सॉल्यूशन लिया है? कॉपर सल्फेट का। आप यहां पर बैटरी यूज करते हो, पॉजिटिव, ये क्या है आपका नेगेटिव टर्मिनल। जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, ध्यान सुनो, जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो यहां से कॉपर लिबरेट होके पहले यहां से कॉपर उतरेगा इस रोड से, इम्प्योर कॉपर से आपका कॉपर किस में आएगा? सॉल्यूशन के अंदर। फिर सॉल्यूशन में आके कॉपर इस रोड के ऊपर जमा हो जाएगा, इसके ऊपर। तो धीरे धीरे ये रोड सारी खत्म हो जाएगी और यहाँ पर तुम्हारा पूरा का पूरा कॉपर क्या आ जाएगा? प्योर फॉर्म में आ जाएगा। तो ये तुम्हारा प्रोसेस किस तरीके से कॉपर को साफ करते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट? व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस? कि द मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेट। जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, कोई रोड से सब्सटेंस उतरता है, किसी पे डिपॉजिट होता है, तो जो जितना मास लिबरेट या डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड के ऊपर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास। में जितनी ज्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, जितनी ज्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, उतना ही सब्सटेंस ज्यादा लिबरेट या डिपॉजिट होगा। ये ध्यान रखना। जितना आप इलेक्ट्रिसिटी आप कम प्रोवाइड करोगे तो आपका जो सब्सटेंस है वो कम लिबरेट और कम डिपॉजिट होगा। यदि आप ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो आपका ज्यादा सब्सटेंस लिबरेट या क्या होगा? आपका डिपॉजिट होगा। इट मींस W is directly proportional to Q। W है weight of the substance liberate or deposit। What is W? Weight of substance liberate or deposit। What is Q? Electricity pass। आप दोनों को इक्वल करोगे तो देयर विल बी अ कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो बेटा। फैराडे फर्स्ट लॉ में कोई डाउट है तो पूछो। W बराबर जेड क्यू, ये हम पढ़ चुके हैं भाई। W जो है आपका वेट ऑफ द सब्सटेंस है, वो किसके बराबर है? आपका जेड कांस्टेंट है। क्यू क्या है? आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास। अब क्यू किसके बराबर होता है बताओ? क्यू जो होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी इज मल्टीप्लाई बाय करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। व्हाट इज क्यू? क्यू इज इक्वल टू इलेक्ट्रिसिटी, क्यू इज इक्वल टू आई एन टी। करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिसिटी के बराबर। तो क्यू की जगह क्या रख सकता हूं मैं? आई टी। तो डब्ल्यू किसके बराबर आ गया आपका? जेड आई टी। फिर जेड इज करंट, इलेक्ट्रिक करंट, और टी इज टाइम। फिर आई इज करंट एंड टी इज टाइम। यदि मैं करंट 1 एम्पियर ले लूं, इफ वी कंसीडर करंट इज इक्वल टू 1 एम्पियर एंड टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, मैं दोनों को 1 1 ले लेता हूं, तो W बराबर किसके बराबर हो जाएगा? Z के बराबर। W इज इक्वल टू Z व्हेन करंट इज इक्वल टू 1 एम्पियर एंड टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड। यहां से डेफिनेशन आ जाए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की, तो आप इक्विवेलेंट की डेफिनेशन लिख सकते हो जेड की, कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड। मतलब जेड डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा
मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेट व्हेन ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पास थ्रू 1 सेकंड। जब आप 1 एम्पियर करंट को 1 सेकंड में पास करोगे तो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो है, आपका जो Z है वो किसके बराबर हो जाएगा, आपका W के बराबर हो जाएगा, वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट के बराबर हो जाएगा। आगे देखो W किसके बराबर आया है, ZQ के बराबर, हम पहले कर चुके हैं। Q की जगह क्या रख सकता हूं मैं, करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो W किसके बराबर हो जाएगा, ZIT। अब Z की वैल्यू देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, ये शॉर्टकट तरीका है। यदि आपको Z का फार्मूला करना है तो Z होता है एटॉमिक मास ऑफ द मेटल डिवाइड बाय n, n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय आयन, और 96 जो ये है फैराडे 96500 कूलम गुणा में करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये W का फार्मूला हो जाएगा। मतलब आपको ये फार्मूला याद करना है यदि आप बिल्कुल डायरेक्ट न्यूमेरिकल निकालना चाहते हो तो। इट इज वेरी शॉर्ट ट्रिक्स टू कैलकुलेट द वेट। तो W निकालने के लिए क्या फार्मूला याद करो, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट मेटल डिवाइड बाय n, n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मल्टीप्लाई बाय फैराडे वैल्यू, फैराडे वैल्यू कितनी होती है 96500, मल्टीप्लाई बाय करंट, मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट निकाल सकते हो। व्हाट इज n, n is the number of electron gain by ion, gain by n ion, ion कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये क्या है आपका n। अब न्यूमेरिकल देखो बिल्कुल आसान है कि एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, मतलब जो हमने आयन लिया वो किसका है, कॉपर 2 पॉजिटिव, मतलब कॉपर आयन है, इज इलेक्ट्रोलाइज फॉर 10 मिनट। तो 10 मिनट का मतलब टाइम कितना दे दिया आपको 10 मिनट, पर आप टाइम हमेशा सेकंड में लोगे, ये ध्यान रखना। टाइम 10 मिनट दिया है, करंट पास किया है 1.5 एम्पियर करंट पास किया गया है। व्हाट इज द मास ऑफ डिपॉजिट, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट, कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, यदि मोलर मास ऑफ कॉपर कितना दे दिया 63.5, तो आपको W निकालना है। एक सॉल्यूशन है आपके पास कॉपर सल्फेट का, उसमें से 10 मिनट के लिए 1.5 एम्पियर करंट पास कर दिया इलेक्ट्रोड में से, रोड कैथोड एनोड में से, तो आपको ये बताना कितना सब्सटेंस लिबरेट या डिपॉजिट होगा। यदि कॉपर का जो मोलिकुलर मास दिया है वो दिया 63.5 ग्राम पर मोल, तो निकालो। पहले देखो करंट कितना दिया है बेटा, करंट इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर, ये आपको करंट दिया गया है, टाइम दिया गया आपको 10 मिनट, सेकंड में मल्टीप्लाई करने के लिए मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका आ जाएगा 600 कूलम। सॉरी गलत लिखा गया, ये सेकंड आएगा बेटा, यूनिट गलत है यहाँ पर, ये यहाँ पर सेकंड आएगा, क्या आएगा सेकंड, तो 600 सेकंड क्या आ जाएगा आपका टाइम आ जाएगा। n की वैल्यू कितनी है 2, क्योंकि कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है 2, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो W निकाल लो। W क्या क्या फार्मूला बताया, ऊपर फार्मूला देखो, एटॉमिक मास ऑफ द मेटल, एटॉमिक मास कितना है 63.5, डिवाइड में n, n की वैल्यू 2, 1 फैराडे, 1 फैराडे कितना होता है 96500, मल्टीप्लाई करंट, करंट कितना है 1.5 एम्पियर, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 600 सेकंड। तो इसको सोल्व करो, जब आप इसको सोल्व करोगे जो मैंने करके दिखा रखा, तो आप डायरेक्ट आप खुद सोल्व करके देखोगे तो W की वैल्यू आ जाएगी 0.296 ग्राम। तो यहां पर एक मिस्टेक है कि यहां पर कूलम की बजाय क्या आएगा सेकंड। और बेटा एक बच्चा नोट्स भी, यहां तक को डाउट। नेक्स्ट इज फैराडे। फैराडे होता क्या है, अभी तक मैं वैल्यू रखता हूं, फैराडे मैंने बता रखा है, द चार्ज कैरी बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड 1 फैराडे। एक फैराडे का मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है दैट इज कॉल्ड 1 फैराडे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज कॉल्ड 1 फैराडे। 1 फैराडे किसके बराबर होगा देखो, 1 फैराडे
एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम जो दे रखा है, और एक मोल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 6.02 10⁻23। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से एक नंबर आता है 96487। राउंड ऑफ करोगे तो क्या हो जाएगा 96500। तो इसलिए 1 फैराडे की वैल्यू, 1 फैराडे होता है एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, और कितना लिया जाता है वो 96500 कूलम लिया जाता है, ये ध्यान रखना। 96500 राउंड ऑफ करके कितना लिया जाता है 96500। अब कुछ न्यूमेरिकल देखो, क्वेश्चन देखो, छोटे छोटे आ जाते हैं, एक एक नंबर में आते हैं कि हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड टू रिडक्शन। मतलब आपको किसी आयन की रिडक्शन करनी है तो आपको ये बताना है कितने चार्ज की जरूरत होगी। देखो, आपको एक मोल एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव को एल्यूमिनियम में चेंज करना, मतलब एक मोल एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव को एक मोल एल्यूमिनियम में चेंज करना है, तो आपको ये बताना है कितने चार्ज की जरूरत पड़ेगी। तो देखो आंसर पहले का, भाई एक एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए एल्यूमिनियम में चेंज होने के लिए। मतलब आप एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव को जब 3 इलेक्ट्रॉन दोगे तब वो किस में चेंज होगा एल्यूमिनियम में। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 3 की, पर उसने बोला एक मोल एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, तो एक मोल एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का 3 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी टू फॉर्म 1 मोल एल्यूमिनियम। तो यहां पर काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी 3 मोल्स की। एक मोल के लिए होता 1 फैराडे, मीन्स आपको कितने चार्ज की जरूरत पड़ेगी 3 फैराडे की। बस 3 मोल इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है फैराडे, तो कितने फैराडे की जरूरत पड़ेगी आपको 3 फैराडे। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 96500, तो आपका आ जाएगा 289,500 कूलम। हाँ बोल भाई। MnO4 ऊपर देखो, एक मोल क्या है MnO4 नेगेटिव को Mn2 पॉजिटिव में चेंज करना है। मीन्स आपके पास एक मोल क्या है MnO4 नेगेटिव है, और आपको किस में चेंज करना है उसको Mn2 पॉजिटिव में आपको चेंज करना है। तो कैसे चेंज करोगे, देखो MnO4 नेगेटिव को Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो मुझे MnO4 से कोई काम नहीं है। ये देखो Mn के ऊपर चार्ज कितना है, आप MnO4 नेगेटिव में Mn में चार्ज निकालोगे तो +7 आएगा। नहीं आ रहा तो मुझे बता देना, चार्ज निकालना नहीं आता तो Mn पे यहाँ चार्ज कितना आएगा +7, आपको चेंज करना है Mn2 में, तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी आपको 5। जब आप Mn +7 को आप Mn +2 में चेंज करोगे तो आपको 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो इट मीन्स यदि मैं एक मोल Mn+7 को एक मोल Mn2 में कन्वर्ट करूंगा तो आपको 5 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1 फैराडे चार्ज होता है, तो आपको 5 फैराडे चार्ज की जरूरत पड़ेगी। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 96500, तो आपका आंसर आ जाएगा 482,500 कूलम। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो बेटा। इसमें फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, when same quantity of electricity is passed through the solution of different electrolytes। दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, जैसे एक सिल्वर नाइट्रेट हो गया, एक कॉपर सल्फेट हो गया, मीन दो अलग अलग सॉल्यूशन है, उनमें आप सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो। ये समझ में आ गया। दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, एक तरफ सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, एक तरफ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, और आप दोनों में सेम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो। देन इन सीरीज, उन दोनों को आपने सीरीज में जोड़ा है। देन द मास ऑफ द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोड, जितना मास ऑफ द सब्सटेंस मतलब कितना वो लिबरेट या डिपॉजिट करेंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। तो जितना इक्विवेलेंट वेट ज्यादा होगा उतना ही सब्सटेंस ज्यादा लिबरेट और ज्यादा डिपॉजिट होगा। मतलब एक कॉपर है एक सिल्वर है, दोनों में सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करो, तो किसका इलेक्ट्रोड ज्यादा सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट करेगा, जिसका इक्विवेलेंट वेट ज्यादा हो, जिसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो ज्यादा हो। जैसे एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर नाइट्रेट को आपने दोनों को कनेक्ट कर दिया सीरीज में, दोनों में सेम इलेक्ट्रिसिटी पास की है। देन जो फार्मूला लगेगा, मास ऑफ द कॉपर डिपॉजिट किसके बराबर हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर के बराबर हो जाएगा।
और मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट किसके डायरेक्टली हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। दोबारा सुन लो, जो मास ऑफ सिल्वर किसके डिपॉजिट हो जाए, डिपॉजिट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर के होगा। और मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट किसके डायरेक्टली हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। आप दोनों को डिवाइड करोगे तो एक फार्मूला मिल जाएगा। फार्मूला क्या निकलेगा आपका, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट डिवाइड बाय मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिट डिवाइड बाय मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। आपको सर इस फार्मूले का फायदा क्या है, इस फार्मूले का फायदा ये है, देखो दोनों का इक्विवेलेंट वेट तो आप निकाल लोगे। इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला बताया है एटॉमिक वेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज। मतलब जितना उसका एटॉमिक वेट होगा डिवाइड में कितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है, उससे आपका इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। तो इन दोनों का मान लो आपने इक्विवेलेंट वेट निकाल लिया, आपको एटॉमिक मास पता है दोनों का, उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने गेन करता है। सिल्वर 1 गेन करता है तो सिल्वर को 1 से डिवाइड करोगे, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो कॉपर को 2 से डिवाइड करोगे। जैसे मुझे इक्विवेलेंट वेट कॉपर निकालना है, कॉपर का वेट कितना होता है 63.5 डिवाइड में कॉपर के ऊपर चार्ज कितना होता है 2, तो इस तरह इसका क्या निकल जाएगा, इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। उसी तरीके से आप किसका निकाल लोगे, सिल्वर का। तो ये दोनों निकल गया। तो आपको यदि मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट दे दे तो आप क्या किसका निकाल सकते हो, सिल्वर का निकाल सकते हो मास। यदि आपको सिल्वर का दे देगा गिवन होगा, यदि मास ऑफ सिल्वर गिवन होगा तो आप किसका निकाल सकते हो, कॉपर का। देखो इक्विवेलेंट वेट तो आप फार्मूले से आसानी से निकाल सकते हो। तो यदि इक्विवेलेंट वेट आपने निकाल लिया दोनों का, तो यदि आपको वो ये बोल देगा कि कितना कॉपर डिपॉजिट हो रहा है तो आप सिल्वर भी निकाल सकते हो, यदि वो सिल्वर दे देगा तो आप कॉपर भी निकाल सकते हो। तो इस पेज में कोई भी डाउट है तो इस पेज कोई न्यूमेरिकल कभी नहीं आता, आता तो सेकंड लॉ के ऊपर डेफिनेशन ही आती है। इसमें कोई डाउट है तो पूछो।